रेजोन लेजोन के इलाके में हैं। ये इजराइल का समझिए कि मध्य इलाका है, जहाँ एक तरफ इसके जेरूसलम है, दूसरी तरफ इसके तेल अवीव है और बीच का ये हिस्सा है जहाँ पर लगातार जो है आज हुए हमले में 7 जगह पर, 1 2 3 नहीं बल्कि 7 जगह पर ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड गिरे। कई जगह घर छलनी हुए, कई जगह सड़क पर क्रेटर दिखाई दिया, कुछ ओपन एरिया में भी गिरे। और ऐसी स्थिति में जो यहाँ तकरीबन 2 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही कुछ लोगों को हल्की मामूली चोटें आई हैं, क्योंकि तकरीबन ईरान से आने वाली मिसाइलों को हिट करने में 10 मिनट का समय लगता है। और इस बीच जो सायरन है वो दरअसल बजते हैं। लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने बंकर में चले जाएं। बंकर में छुपे हुए लोग जो हैं वो दरअसल अपनी जान माल की हिफाजत कर पाते हैं, लेकिन जो मकान है, घर है, जहाँ भी इस वक्त शार्पनर गिर रहे हैं या वॉरहेड गिर रहा है, वो पूरी तरह से छलनी हो रहा है। दरअसल ईरानी मिसाइलों का जो यहाँ इजराइल पर हमला है वो 2 तरह के हैं। एक ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान होता है, लेकिन जो क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइल हैं, जो मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइल हैं, वो आसमान में ही खुल जाते हैं और उनके वॉरहेड, उनके शार्पनर बिखरते हैं, गिरते हैं। उनको रोक पाना इस वक्त इजराइल के लिए बड़ी चुनौती का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो आसमान की ऊंचाइयों पर अगर कोई मिसाइल है वो अपने वॉरहेड को खोल दे तो उसे रोक पाए। और ऐसे में जो इस तरह के क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइल हैं वो बड़ा डैमेज कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के इन इलाकों के हालात, जहां पर इस वक्त आप देखिए तो मानिए कर्फ्यू सा लग गया है, मानिए यहाँ आपातकाल सा घोषित हो गया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने अपना कहर बरपाया है। ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार। इजराइल का इलाका जहां पर हिट किया है मिसाइल ने, देखिए किस तरह से घर बर्बाद हुए हैं। देखिए हमारे पीछे किस तरह से इलाका पूरी तरह से आपको छलनी सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मिसाइल ने हिट किया है सीधे इस कमरे में, और ये कमरा किस तरह से लहूलुहान हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो वॉरहेड हैं दरअसल ईरानी मिसाइलों के, ये इतने खतरनाक हैं, जहाँ पर गिर रहे हैं इस तरह से कैजुअलिटी का कारण बन रहे हैं। यहाँ पर जब मिसाइल ने सायरन ऑन किया उस वक्त लोग जो हैं वो सीधे घरों की तरफ भागे और यहाँ पर जो बॉम्ब शेल्टर्स है उसका सहारा लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा घर जो है वो बर्बाद हुआ है, किस तरह से यहाँ का जो ड्राइंग रूम है, यहाँ का जो बेडरूम है, साथ ही आप देखिए कि यहाँ जो किचन है वो भी पूरी तरह से आपको बर्बाद दिखाई दे रहा है। टेलीविज़न के साथ साथ सीढ़ियाँ और घर के जो पूरी चारदीवारी है, जो ये पूरा इलाका है, देखिए किस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। किस तरह से जो वॉरहेड हैं वो भी भयानक तबाही ला रहे हैं। उनकी तबाही का जो सबब है वो इन दीवारों पर, इन घरों पर देखा जा सकता है। तकरीबन इस इलाके में 7 जगह इस तरह के शार्पनर गिरे हैं, 7 जगह पैडली हिट जो है वो दरअसल वॉरहेड ने किया है। और किस तरह से ये इलाका पूरी तरह से छलनी सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर तौर पे इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि जो ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स हैं वो कितने ख़तरनाक हैं। ये देखिए घर का जो सरिया और बिल्डिंग है वो भी दरअसल किस तरह से हिट हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि ये इलाका जो है वो किस तरह से दरअसल पूरी तरह से बर्बाद आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हालात है इजराइल का, लगातार गिरते ईरानी मिसाइलों के जद में आते इन इलाकों का। इस तरह से रिहायशी इलाके छत बिछत हो रहे हैं, छलनी हो रहे हैं। घरों के दीवारों से लेकर जो पूरे दरवाजे और शार्पनर इतने हेवी हैं जो सीधे फायर्स करते हुए, भेदते हुए छतों को नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इस तरह से हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ईरान के मिसाइल हैं, उनके वॉरहेड्स हैं, उनके जो शार्पनर्स हैं, उनके जो म्यूनिशंस हैं, वो दरअसल आम लोगों के लिए तबाही का सबब बन रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार। युद्ध जैसी तनाव भरी स्थिति के मद्देनजर मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत के लिए महत्वपूर्ण राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माने जाने वाला होर्मुज जल मध्यस्तर और अत्यंत संवेदनशील हो गया है। ऐसे में भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक होर्मुज से गुजरात के गुजरते हुए सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी मैट्रिक टन एलपीजी पेट्रोलियम गैस ले जा रहा विशाल टैंकर शिवालिक आज मुंद्रा बंदरगाह पर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित मुंद्रा अदानी बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। और अधिकारियों ने बताया है कि टैंकर बंदरगाह पर सुरक्षित रूप से पहुंचा है। मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध के खतरे के बीच होर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्र मार्ग से होते हुए
इस टैंकर का भारत पहुंचना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना की निगरानी में जहाज सुरक्षित रूप से भारतीय जल क्षेत्र में पहुंच गया है और अभी मुंद्रा पोर्ट पर ये जहाज पहुंचा है, जो अभी देखने को मिल रहा है। कौशिक छाया, मुंद्रा पोर्ट, कच्छ। तंदूर का जो मार्केट है वो लगातार कुम्हार तो उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं, तंदूर बना रहे हैं। उसके बाद में इस तरह की फैक्ट्रियों में वो तंदूर बन कर के पहुंच जाता है और यहाँ पर इसका बाहर का जो काम है वो इस तरह से हो जाता है। इन तंदूर को अंदर जो है वो मिट्टी रहती है, उससे पैक रहता है और बाहर इस तरह से स्टील बॉडी बना दी जाती है जिससे कि इसको मूवमेंट भी आसानी से करवाया जा सके। अंदर जो कोयले हैं, जो लकड़ियां हैं, वो जला करके इस पे तंदूर बनाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो अभी शुरू हुई है गैस की किल्लत, इसके बाद में इसकी बिक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। और इसका ही एक दूसरा विकल्प जिसकी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक, यानी कि इस तरह के इलेक्ट्रिक इंडक्शन है जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल रहे हैं। जो लंबे समय से स्टॉक पड़ा था इनका, वो भी पिछले 5-7 दिनों में काफ़ी कुछ निकल गया है, तेज़ी से इसकी बिक्री शुरू हो गई है। ये इस तरह के इंडक्शन है जो आमतौर पर बड़े रेस्टोरेंट है या होटल्स है वहाँ पर काम लिए जाते हैं। घरेलू इंडक्शन जो आते हैं वो छोटे आते हैं, लेकिन ये आप ज़्यादा पावर के हैं जिससे कि होटलों में इनको आसानी से इस्तेमाल लिया जा सके। इनके ऊपर जो भी होटल में बनने वाली बड़ी संख्या में जो चीज़ें हैं वो बनाई जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो होटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। काफ़ी बढ़ गई है इंडक्शन की बिक्री। अभी बेसिकली क्या है कि गैस की किल्लत के होने से चक्कर के अंदर इलेक्ट्रिक भट्टी, इंडक्शन, इन सब का सब चल रहा है। अभी सब होटल्स वाले सब इसी पे भी पूरा कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि उनको काम करने में दिक्कत ना आए और इनका जो होटल है वो प्रॉपर तरीके से चल पाए। जो पुराना स्टॉक था वो अब आसानी से निकलने लगा है और नया भी जो माल है वो तेज़ी से तैयार करवाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। ईरान, इजराइल और यूएस के युद्ध की असर है वो भारत में देखने को मिली है। खासकर गुजरात के जो धार्मिक जो स्थल है, जहाँ मंदिर है, जहाँ राम रोटी मिलती है, जहाँ जो भंडारे लगते हैं, उनके ऊपर किल्लत देखने को मिली है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से जो भंडारे चलाने में दिक्कत आ रही थी। फिलहाल अहमदाबाद के जो सीएनडीसी डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए ये जो गाय के गोबर होते हैं उसकी जो उबले की जो ये स्टिक है और उबले ये जो सरकार की तरफ से फ्री में दिए जा रहे हैं। साथ में सीएनडीसी डिपार्टमेंट की एक नई पहल है क्योंकि लकड़ी की भी किल्लत हो गई है और जो लोग हैं वो यहाँ प्रसाद लेने आते हैं। करीब 100 से 150 जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। उनके लिए ये रसोई है जो बन रही है। फ़िलहाल ये उबलो है, गाय के जो उबले होते हैं और स्टिक के ज़रिए ये पूरी जो रसोई है वो बन रही है। कितने सिलेंडर आपको यहाँ भंडारे में यूज़ होते थे और अभी नहीं मिल रहे तो क्या दिक्कत आ रही थी? गैस के सिलेंडर हमको रोज़ के 2 सिलेंडर चाहिए, वो अभी अछत होने की वजह से, युद्ध की वजह से अभी नहीं मिल रहे हैं, उनका ब्लैक हो रहा है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरफ से हमको गोबर का स्टेक टिकड़ी दी गई है, उससे हम ये प्रसादी बनाते हैं। आश्रय 100-125 आदमी यहाँ दर रोज़ भोजन करते हैं। क्या क्या मतलब इसमें मेनू होता है जो लोग आते हैं प्रसाद लेने और कितने बजे तक चलता है ये हम 10 बजे, 10:30 बजे तक सब तैयार कर देते हैं। उसके अंदर से रोटी, दाल, भात, साग रोटी, दाल, भात, साग हम दर रोज़ ही खिलाते हैं। उसके बाद में अमावस और पूनम को हम सीरा, पूड़ी, दाल, भात, साग बनाते हैं। और बड़े बड़े त्योहारों के अंदर हम मिठाई वगैरह, मोहनथाल वगैरह, लड्डू वगैरह, फुलवड़ी वगैरह सब लोगों को आज दर रोज़ ही 365 दिन तक हम खिलाते हैं। उबलों से जो रसोई है वो फिलहाल भंडारों में बन रही है। कैमरामैन निचल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, अहमदाबाद। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात के बीच अब तक जिन देशों को सबसे सुरक्षित माना जाता था वहां से भी लोग भारत लौटना चाहते हैं। हमारे साथ जाने माने रियल एस्टेट डीलर रफ़ीक मर्चेंट हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। रफ़ीक जी, बहुत सारे गल्फ़ कंट्री से जो लोग हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपना बिजनेस, अपना घर सब कुछ समेट कर वो भारत आना चाहते हैं। क्या कारण है? एक्चुअली जब ये लड़ाई शुरू हुई तब मैं खुद बहरीन में था और 28 फरवरी को, और फिर बहरीन में ही मैं 2-3 अपने इंडियंस को मिला था, हिंदुस्तानी भाई बहनों को, और तभी उन्होंने कह दिया था मुझसे मिलके होटल में आके कि
यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और तशवीशनाक सिचुएशन है। और फिर बाद में मैं यूरोप जाके जब यहाँ आया तो मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स चालू ही आना, सिर्फ रियल एस्टेट प्रोफेशन से नहीं, सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से नहीं, सिर्फ ब्रोकर्स नहीं, बाकी हर तबके के लोग, हर सोसाइटी के, हर प्रोफेशन के लोग ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम लोग वी आर रिटर्निंग। हम लोग को या तो दो चॉइस है, या तो एक काम करो आप मुझे यहाँ घर दिला दो, वी आर रेडी विद द पेमेंट एंड स्टफ, या तो एक काम करो 1-2 साल के लिए हम लोग को रेंट पे घर दिला दो, हम लोग देखेंगे 1-2 साल यहाँ रह के अगर सिचुएशन वहाँ इंप्रूव होता है तो रिटर्न करेंगे। लेकिन उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों के फ़ोन बढ़ते जा रहे हैं, ब्रोकर्स के फ़ोन आते जा रहे हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स है, मुझे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पुराने क्लाइंट्स के। तो क्योंकि एयरपोर्ट भी हिट होता है बार बार और एयरपोर्ट बंद हो जाता है बार बार, फिर दोबारा खुलता है, तो लोग डर गए कि हम लोग फिर ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे हमारे देश में। कौन कौन से कंट्रीज से आपको इस तरह की इंक्वायरीज, इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं और अब तक कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया? अभी तक मुझे किया रहेगा कुछ 50-60 लोगों ने किया है कांटेक्ट, और ब्रोकर की इंक्वायरीज अलग है बहुत सारी। जिस तरह के हालात इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ में बने हुए हैं, जिस तरह के युद्ध की स्थिति है, इस बीच दुनिया के वो देश जिन्हें लोग सबसे सुरक्षित मानते थे, वहाँ से भी लोग पलायन करना चाहते हैं और भारतीय लोग अब दोबारा भारत लौटना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर के जो लगातार मामला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हरीश राणा वाला मामला जो इस समय एम्स में भर्ती है, इसको लेकर के अपडेट ये है कि अब डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय लगातार डॉक्टर ये देख रहे हैं कि कहीं पैसिव यूथेनेसिया, खासतौर पे एक्टिव यूथेनेसिया ना हो जाए, यानी कि ऐसा मामला जिसमें जो व्यक्ति है, जो इच्छा मृत्यु जिसको चाहिए, वो उसको जबरन इच्छा मृत्यु ना दी जाए। इसलिए डॉक्टर्स जो है अब ऐसे प्रोसेस पर ध्यान रख रहे हैं जिसमें हरीश राणा को, जो कि 13 साल पहले एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ जिसमें हेड इंजरी हुई और हेड इंजरी होने की वजह से वो 13 साल तक लगातार जो है उसका दिमाग, उसका सर जो है वो एक तरह से काम नहीं किया और शरीर भी धीरे धीरे काम करना बंद कर गया। ऐसा व्यक्ति जो जिंदा तो है लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी काम ना कर रहा हो, उसका दिमाग भी बिल्कुल काम ना कर रहा हो, उसको नली के जरिए खाना दिया जा रहा है और अब वो क्षण आ चुका है जब जो उनके माता पिता है उनसे कंसर्न लेने के बाद जो इच्छा मृत्यु है उसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। मनाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो धीरे धीरे मौत है वो करीब आएगी और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मामला है, इतना मार्मिक मामला है कि पूरी दुनिया की नज़रें, पूरे हिंदुस्तान की नज़रें हरीश राणा के उस दर्द के ऊपर टिकी हुई हैं। राज्यसभा के 11 सीटों पर सुबह से चल रहे मतदान की स्थिति जो है वो लगभग साफ हो चुकी है। देखिए, खासतौर पर 2 ऐसी सीटें, एक तरफ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इन 2 सीटों को लेकर खासतौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा रही। हालांकि 11 सीटों पर मतदान सुबह से चल रहे थे और नतीजे जो है वो साफ हो चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार अब राज्यसभा पहुँच रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से विधायक थे, उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी है और राज्यसभा पहुँच चुके हैं। ये खासतौर पर 11 सीटें इसलिए भी अहम थी क्योंकि एक तरफ अगर बिहार का खासतौर पर जिक्र किया जाए तो बिहार से 4 ऐसे नाम जो काफ़ी अहम थे और काफ़ी चर्चा में थे और इन चारों को लेकर दाव जो है वो एनडीए ने खेला था। पहला नाम नीतीश कुमार, दूसरा नितिन नवीन, तीसरा रामनाथ ठाकुर और चौथा उपेंद्र कुशवाहा। अब तमाम चीज़ें साफ हो चुकी हैं और 11 सीटों के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। संभल जनपद में सामूहिक नमाज को लेकर हाईकोर्ट ने एसपी और डीएम को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभाली जा रही तो अपना ट्रांसफर ले लें या अपना इस्तीफा दे दें।
वही ताजा मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के धनेटा सोतीपुरा से सामने आया है, जहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 15% मुस्लिम आबादी है, जिसके बावजूद भी एक घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही है। साथ ही उस घर को मस्जिद का रूप देने की भी कोशिश की गई है, जिसकी लगातार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो गांव से पलायन कर जाएंगे। सन 1994 से विवाद है, बार बार फैसले हो जाते हैं। क्या विवाद है? विवाद ये है, वो कभी धर्म स्थल बनाते हैं, कभी मदरसा बनाते हैं, कभी सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। जब विरोध करते हैं हम लोग तो समझौता हो जाता है, लेकिन फिर समझौते का उल्लंघन कर देते हैं। मांगे साहब यही है, जो गांव में विवाद चल रहा है ये काफी समय से है, अधिकारी कोई सुनता नहीं हमारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन ग्रामीणों की इस एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली। दरअसल लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर अभिषेक को बैंक के ही गार्ड ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद अभिषेक को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के पीछे की वजह गार्ड का लेट आना बताया गया। बैंक मैनेजर अभिषेक लगातार रविंद्र को टोकता था कि वो लेट आता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैंक मैनेजर अभिषेक समय से बैंक पहुंच गए थे, लेकिन रविंद्र बैंक पर समय से नहीं पहुंचे। तकरीबन दोपहर 1 बजे रविंद्र किसी के साथ आता है और बैंक के अंदर ही जो बंदूक जमा की जाती है उसको लेता है और सीधे बैंक मैनेजर पर गोली चला देता है। जो गोली सीने पे लगी थी, जिसके चलते अभिषेक की, जो कि बैंक मैनेजर थे, उनकी मौत हो जाती है, और उसके बाद रविंद्र और उसका साथी वहां से फरार हो जाते हैं। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि जो रविंद्र हुड्डा है, जो कि गार्ड हैं, वो एक्स आर्मी में भी रहे हैं। इस वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। नेपाल में भारतीय श्रद्धालुओं से भरी एक बस पहाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 7 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। सभी श्रद्धालु नेपाल के मनोकामना देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बस ढलान से नीचे उतर रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क से फिसलकर करीब 150 मीटर नीचे पहाड़ी ढलान से लुढ़कते हुए एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि चालक और सह चालक को छोड़कर बस में सवार सभी यात्री भारतीय नागरिक थे। नेपाल प्रशासन के अनुसार हादसे में 9 घायल और 7 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत होने की पुष्टि की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद उनके शव परिवार वालों को सौंपा जाएगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद में एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। घटना मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके के दिल्ली लखनऊ हाईवे स्थित मनकरा मोड़ से है, जहां आज सुबह सवेरे तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और कार चालक बुरी तरीके से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल कार चालक को इलाज के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं, तो वहीं ये लोग गाजियाबाद में नौकरी किया करते थे और आज सुबह सवेरे कार में सवार होकर हल्द्वानी से गाजियाबाद जा रहे थे। इस बीच ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। घटना की स्थल को लेकर मुरादाबाद के आला पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। हादसे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही हादसे को लेकर अपना
दुख भी जताया है। औरंगाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। ओडिशा के कटक के एससीबी अस्पताल में सोमवार तड़के भयानक आग लगी। पूरा का पूरा आईसीयू वार्ड धुएं से भर उठा। ट्रॉमा वार्ड के इस आईसीयू वार्ड में जब आग लगी, इस वक्त पूरे फ्लोर में लगभग 23 मरीज मौजूद थे। 23 मरीजों में से 7 मरीजों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग इलाज के दौरान मौत की गर्त में चले गए। इस पूरे हादसे में लगातार कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला और मुख्यमंत्री खुद एससीबी अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग के भी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम ने 25 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता राशि की घोषणा की है मृतकों के परिवारों के लिए। वहीं पीएम की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। वहीं इस पूरे के पूरे मामले की जांच अब अग्निशमन विभाग के डीजी को सौंपी जाएगी, क्योंकि संभावनाएं लगाई जा रही हैं और आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि ये पूरी की पूरी घटना शॉर्ट सर्किट से हो सकती है। इस पूरी घटना को एडिशनल डीजी और डीजी मॉनिटर करेंगे और शॉर्ट सर्किट लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। ओडिशा से शुभम कुमार, न्यूज स्टेट। बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तराखंड में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में हुई गिरावट से गर्मी से निजात मिल रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हुई जमकर बर्फबारी ने पहाड़ों की सुंदरता पर 4 चांद लगा दिए हैं। प्राण विशेषज्ञ इस बर्फबारी को जलवायु परिवर्तन का संकेत बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहां मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्मी स्तम ढा रही है, वहीं पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ों के मौसम और पहाड़ों की वादियों का दीदार करने भारी संख्या में पर्यटक देवभूमि की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय में खासा इजाफा होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर किसान भी इस बारिश को अपनी फसलों के लिए लाभदायक बता रहे हैं। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। बीते 7 से 8 सालों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7000 गौशालाओं का निर्माण किया, ताकि जो आवारा पशु हैं उनको उन गौशालाओं में रखा जा सके। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है उन गौशालाओं को। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गौशाला में लेकर आए हैं जो अपने आप में मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो इसको देखने आते हैं। और इसको बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने। सबसे पहले आपको इस गौशाला की तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये एक ऐसी मशीन है जिसको एक बैल के द्वारा चलाया जाता है, और ये सिर्फ एक कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि ये मशीन सीधे बिजली पैदा करती है और इसी बिजली से इस पूरे गौशाला को संचालित किया जाता है। आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये जो एक खास तरीके का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, जिसमें कि एक बैल है जो लगातार चलता रहता है। उसके चारे की व्यवस्था भी इसी मशीन के ऊपर है। वो चारा खाता है और चलता रहता है, यानी कि ये जो मशीन है ये मशीन घूमती रहती है और इसी के द्वारा यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाता है। आप देखिए, ये एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है और इसी मशीन के द्वारा जब ये मशीन चलती है तो यहाँ पर बिजली का निर्माण होता है। और इसी बिजली से, चाहे हम यहाँ पर लगे ट्यूबवेल की बात करें, कोल्हू की बात करें, आटा चक्की की बात करें, सब कुछ चलाया जाता है। ये देखिए, सामने आटा चक्की आपको देखने को मिल जाएगी। इस आटा चक्की को भी इसी बिजली से संचालित किया जाता है। इधर आप देखिए, ये जो ट्यूबवेल यहाँ पर लगा हुआ है जिससे कि आप पानी निकलते हुए देख सकते हैं, ये ट्यूबवेल भी इसी बिजली से चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में गौशालाओं की कमी नहीं है और उन गौशालाओं में लाखों की तादाद में जो निराश्रित पशु हैं इस वक्त वहाँ पर उनको रखा गया है। लेकिन अगर इस मॉडल को आगे बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आवारा पशुओं को लेकर सियासत होती है, तरह तरह की बातें होती हैं, वो बातें भी बंद हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।